आजादी के 60 साल बाद भी 30 करोड़ लोगों को अब भी शौचालय नहीं है। 20 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। जहां देखो वहां कचरा, प्लास्टिक। लोगों को जागृत करने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। आपको इतना मायूस, लाचार, हार का मनोभाव आ ही नहीं सकता। फिर भी क्यों इतना मायूस हो? सब कुछ खो दिया है सर। आराम से बताइए। खो चुका हूं सर, हर चीज में हार चुका हूं सर। मेरे हिसाब से कामयाबी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, मगर हार भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए मुझे ये हार और जीत पे भरोसा नहीं। मगर मुझे है सर, क्योंकि मैं हारा हूं। हर इंसान ऐसा ही सोचता है कि उनसे ज्यादा दुख और हताशता किसी ने नहीं देखा है। जब हमें लगता है कि हमें किसी की तरस की जरूरत है, तब ऐसा होना स्वाभाविक है। तरस? मुझे किसी की तरस नहीं चाहिए सर। वो बहुत बहुत कठोर चीज है सर। मैंने ऐसा नहीं कहा। कभी कभी ऐसा होता है, बिना हमारे जानकारी के हमारे मन ही उसको तरसता है। अगर ऐसा हो तो कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना आपको करना चाहिए ना। हार से मैं नहीं डरता सर, लेकिन ये अजीब सा हार है सर। इसने मुझे अपने आप से सवाल करने पे मजबूर कर दिया है सर। हर राह पे मुझे हार मिली है। सब रास्ते बंद हो चुके हैं सर। नया रास्ता ढूंढने की हिम्मत भी नहीं है सर। हम हमेशा बंद दरवाजे पे दस्तक देते रहते हैं। अगर कोई दूसरा रास्ता खुल भी जाए, हमें पता ही नहीं चलता। यही सोचते रहते हैं कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं सर, पहले मैं अपने रास्ते चल रहा था और वो मुझे सही भी लग रहा था। फिर मालूम पड़ा मेरा दादाजी दिखाया हुआ रास्ता ही सही था, मगर उस रास्ते पर भी लोगों ने मेरी निंदा की, मेरी हंसी उड़ाई। ऐसा क्या? क्या कहानी है आपकी? स्वतंत्रता सेनानी बशटप्पा भोमाजी का नाम आपने सुना है? वो मेरे दादाजी थे। मेरा गांव सिरसी है। मेरा दादाजी एक अमीर खानदान से है। अकेले बेटे थे। सारा ऐशो आराम था, मगर गांधी जी की एक आवाज पे ये सब टुकरा कर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जेल भी गए। आजादी के बाद दादाजी पॉलिटिक्स पे जाकर अपने लिए अच्छी जगह बना सकते थे, लेकिन दादाजी ऐसा नहीं किए। अपना पूरा जीवन लोगों के सेवा में लगा दिया। इसलिए गांव वाले उन्हें सिरसी का गांधी जी भूमा काका कह के बुलाते थे। काफी अच्छा तुम्हारा बाल लिया। इतने बड़े आदमी की पोते होकर अच्छा ही गुजरा होगा। हाँ सर, बचपन बड़ा अच्छा गुजरा। दादाजी हमें
अपने स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुनाते थे, गांधी जी के बारे में बोलते थे। हमें किताबों से ज्यादा दादाजी के कहानी में इंटरेस्ट रहता था। दादाजी, बेटे। आप कहते थे लड़ाई थी, पर उसमें ना तलवार थी ना बंदूक थी, तो फिर कैसी लड़ाई? गांधी जी के हाथ में एक लाठी के सिवा और कुछ नहीं था। हाँ, यही तो बात है। इसीलिए गांधी जी को महात्मा, राष्ट्रपिता कहते हैं। शिवू, एक आदमी को तलवार से मारने से या बंदूक से उड़ाने से उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा ना। ये स्वातंत्र संग्राम का मतलब क्या है आप जानते हो? ये युद्ध नहीं है, बंदूक ही इसमें शस्त्र नहीं है। ये महात्मा गांधी ने पहले ही सोच लिया था। महात्मा गांधी कहते थे, ये स्वातंत्र का लड़ाई में शस्त्रास्त्र नहीं होंगे, मगर अहिंसा ही परमोच्च अस्त्र है। ओ कैसे दादाजी? जानते हो हमारा शस्त्र कौन सा था? वो तो हमारा सोच था। इसमें लगने वाला बारूद सत्य और अहिंसा था। गांधी जी तब भी कहते थे, मेरा सभी अनुयायी इसका पालन करें। हम सब गांधी जी के बात से सहमत होकर इस आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है दादाजी, आपने तो ठान लिया था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर ब्रिटिशों के पास तो उनके पास तो बंदूकें था ना। हाँ था, मगर हम युद्ध ही नहीं किया तो वो हमारे ऊपर कैसे गोली उड़ाएंगे? हाँ सही है। हम शांति, अहिंसा, समाधान के साथ धरना किया तो उन लोगों का बंदूक भी क्या करेगा? हाँ, है ना? हम पर गोली चलाने के लिए वो शर्माते थे। हमारा शांति, अहिंसा का सामने उनका सारा शस्त्रास्त्र ठुस हो जाते थे। हाँ, ठुस पटाखे। ठुस पटाखे। ये चरक क्या है दादाजी? ये चरक हर एक भारतीय का स्वाभिमान का प्रतीक है बेटा। लोग हमें दादाजी के नाम से पहचानते थे। हमारे गांव में हमें बड़ी इज्जत मिलती थी। गुड। आपके बचपन के बारे में सुन के ऐसा लगता है कि आपके दादाजी ने आपके जीवन को एक अच्छी बुनियाद डाली है। हाँ सर, मैं काफी भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसा दादाजी मिले। हमें बड़ी कहानियां भी सुनाते थे। स्वच्छता, देश प्रेम, शांति, शिक्षण, इन सब के बारे में सुनाते थे। बढ़िया है, अच्छे दादाजी। You're lucky शिवू। हम सब तो गांधी जी के बारे में किताबों में या फिल्मों में देखकर समझते थे, मगर आपका घर में प्रत्यक्ष गांधी जी की अनुयायी थे। हाँ सर, उस मामले में मैं लकी था, मगर तब वो चीज हमारे समझ में नहीं आती थी। उसका महत्व अब मुझे समझ में आ रहा है। स्वावलंबन और स्वाभिमान का एक उदाहरण थे वो। क्यों सर,
आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके दादाजी ने अपने जीवन में इतना अच्छा बुनियाद डाला था, फिर भी इतनी मायूसी क्यों? आप अपने दादाजी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले क्या? नहीं सर, मैं उनके रास्ते पे नहीं चला सर। फिर? दादाजी के किसी भी आदर्शों को मैंने नहीं पाला सर। कॉलेज के दिनों में सिगरेट, जुआ, शराब ये सब करता था। कभी क्लास नहीं गया। लेक्चर समझाते थे मगर बुरी आदतों में डूबे हुए मुझको उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। बड़ी मुश्किल से मैंने डिग्री पास कर ली सर। शायद वो मेरे बुरे दिन थे। मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। जो कोई मुझे समझाता था वो मेरा दुश्मन लगते थे। आपके दादाजी भी? नहीं, उनके बारे में ऐसा कभी नहीं था। मगर जब भी वो मुझे समझाते थे मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैं उनको ये एहसास दिलाता था कि बड़ी गौर से उनके बातें सुन रहा हूं, मगर असलियत वो नहीं थी। शिवू, बल्ले कहां खो गए तू? मैं कितनी बार बोला हूं, ये शराब, सिगरेट, पत्ते, ये किसी का भला नहीं किया है। हमारा देश में 2 वक्त का रोटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, मगर तुम ये सब बुरी चीज सीख के तुम्हारा जीवन खराब कर रहे हो। सोचो, सोचो। अभी समय है, सुधरो। मैं? नहीं तो एक न एक दिन तुम पछताओगे, पछताओगे बेटे। मैं सही हूं। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में क्या है और झूठ क्या। आप अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे? बहुत आदर था सर। दादाजी जो बोलते थे वो सच था, मगर मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरा मन कहीं और ही था। मैं अपने ही दुनिया में खोया था। उनकी बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, मगर मुझे तब वो समझ में नहीं आया, और जब समझा तब देर हुई थी। दादाजी गुजर चुके थे सर। आपके दादाजी की मौत से तुमको बड़ा दुख हुआ होगा। वो दुख था या दर्द आज तक समझ में नहीं आया सर। मगर दादाजी को खोने के बाद मन बड़ा खाली खाली लगता था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत और दादाजी सही थे, सच बोलते थे। मैंने अपने आप को बदलना चाहा। मैंने सोचा पहले एक नौकरी ढूंढ लूं,
घूम फिर के थक के मुझे एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ सर। जी सर, जरूरी था। और कितने दिन में बेकार रहता। तब मुझे दादाजी के बात सच लगने लगी। हमारे इकोनॉमिक्स लेक्चर ने जो पढ़ाया था और दादाजी की बातें मेल खाने लगी। मैं किताबें पढ़ने लगा। किताबें पढ़ के मुझे देश के समस्याओं का एहसास हुआ और यह भी समझ में आया कि सारे समस्याओं की वजह एक ही है, वो जनसंख्या। उसी समय मेरी शादी भी हो गई, क्योंकि मैं देश की समस्याओं के बारे में जानता था। इसलिए एक लड़की के बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया और लोगों को भी इसके बारे में समझाने लगे। क्या साहब, सुबह सुबह ही चल दिए? ठीक है मालिक, आपके भी बड़े काम होते हैं, हमारी तरह थोड़ी। अरे राजन, तुझे कितनी बार बोला है ऐसे खुले में शौच मत करना। अरे छोड़िए मालिक, फिर से वही बात। आप तो बड़े लोग हैं ना, हम क्या करें, गरीब लोग। अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहां से आ गई? अपने घर में एक छोटा सा पैखाना बनवा ले। घर के अंदर शौचालय? थू 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 थू। इसलिए सब कहते हैं आप बड़े लोग हैं। मेरे बात को समझो राजन। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। आपके दादाजी जो थे ना, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने घर के अंदर शौचालय बनाया था और सबको इसके बारे में बता रहे थे। सब कुछ अच्छा करके ये गलत कर गए। अगर हम होते ना मालिक, आपके दादाजी को बहुत सुनाते। मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने जो किया सो किया, आप भी उसी के बारे में बता रहे हैं। सही है क्या? देखो, मेरे दादाजी ने जो किया था ना, वो गलत नहीं था। अब जो मैं कह रहा हूं ना, वो भी गलत नहीं है। खुले में शौच करने से अनेक बीमारियां फैलती है, पता है तुम्हें? नहीं मालिक, हम खुले में शौच नहीं करेंगे तो पेड़ पौधों को धान कहां से मिलेगा? अरे मूर्ख, ये जंगल तेरे शौच से नहीं उगे हैं। इस प्रकृति को अपने आप संभालना आता है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार पैखाना बनवाने के लिए पैसे दे रही है, उसका फायदा लो। छोड़िए मालिक, आपके विचार आपके, हमारे आचार हमारे। आप घर के अंदर ही कीजिए, हमको घर के बाहर ही अच्छा लगता है। मुझे स्कूल जाना है। स्कूल का नाम लिया तो मार डालूंगी। चलो राजू, चलो। क्या है वो? आइए मालिक, आप ही थोड़ा बताइए। आइए। मुझे स्कूल जाना है, मुझे जाना ही है। फिर से स्कूल का नाम लिया तो मार डालूंगी। मारूंगा अभी, अंदर चलो। रुक जा। क्या मुंह देख रही है? चल अंदर चल। हाँ, बच्चों को ऐसे नहीं डराते। उसकी गलती क्या है? हाँ, गलती? क्या गलती नहीं की? पूरे 15 की हो गई। अच्छा लड़का भी देखा है, सोचा इस साल शादी कर देंगे। इसके 4 साथियों का शादी भी हो गया। क्या 15 साल में शादी? तुम लोग जानते नहीं हो, सरकार ने शादी के लिए 18 साल निर्धारित किया है। उसके ऊपर इसको पढ़ने की इच्छा भी है। वो पढ़ना चाहती है, वो उसका अधिकार है। देखो मालिक, इस मामले में आप बात मत करो।
हमारे यहाँ 15 में ही शादी हो जाती है। सरकार बड़ों की बातें सुन के हमारे ऊपर कानून थोपती है। तुम्हें कितने बच्चे हैं? अभी ये 2 है और 3 महीने में एक और आ जाएगा। सब भगवान की कृपा है। मेरे हाथ में क्या है? कितना कमाते हो? 3000 पक्का। तेरे कमाए के हिसाब से बच्चे ही नहीं होने चाहिए। 3 बच्चे तो कम से कम तेरा कमाई 30,000 होना चाहिए। सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, उसके पढ़ाई और जिंदगी के बारे में जरा सोचो। सिर्फ भगवान ने दिया से कहने से कुछ नहीं होता। क्या हम इतना भी नहीं समझते? बच्चे तो ऊपर वाले के देन होते हैं। हम कैसे मना कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाने की हैसियत नहीं आपको? घर भर बच्चे चाहिए आपको? हाँ। सरकार ने इतने सहूलतें दी है, उसका फायदा क्यों नहीं लेते आप? बच्चों को 18 साल होने से पहले ही शादी करके घर से बाहर निकाल देते हो। तुम्हें यह ठीक लगता है क्या? हाँ, आपको? बड़ी बड़ी बात मत करो मालिक। पहले अपना आमदनी बढ़ाओ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे राजन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले बच्चों को पाठशाला भेजो, उन्हें पढ़ाओ, बाद में उनके शादी के बारे में सोचो। इस हालत में हर घर के लिए एक बच्चा काफी है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? जाइए मालिक, बड़ा आदमी समझ के बुलाया तो आप कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है मालिक, आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करें। मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर, चलो 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 अंदर, चलो। उसके बाद मैंने उसे कई बार देखा। वो स्कूल नहीं गई थी। इस आस से मेरी तरफ देखती थी मैं उसके बाप को फिर से समझाऊं। मैं कितना समझाता, न जाने कितना लड़कियां हमारे देश में ऐसे ही है। बड़े अच्छे विचार है आपके। लोगों की सेवा करने वालों को ऐसे मूलभूत विचारों के बारे में पहले सोचना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट के बारे में मैं बहुत सोचा। गांव गांव घूम के लोगों को बताने लगा स्वच्छता का बारे में, लड़कियों की शिक्षण के बारे में, एक ही बच्चे के बारे में, आदाय बढ़ाकर गरीबी दूर करने के बारे में लोगों के बताने लगा। अब मेरे जीवन में सुधार आया था। प्यून से मैं सुपरिटेंडेंट बन गया था। इसका नतीजा क्या निकला? मेरी सारी आशाएं ढेर हो गई। लोगों को मेरा बात मजाक लगने लगी। उन्हें लगता था मैं और दुनिया की बात कर रहा हूं।
मगर मेरे विचारों पे मुझे भरोसा था, क्योंकि वो सब सरल विचार थे। जब मैं बुरी आदतों में था, ये लोग तब भी मुझे आदर करते थे, मगर अब मेरी बात सुनने के बाद हंसने लगे। मैंने भी मेरा जिद नहीं छोड़ा। मुझे भरोसा था एक न एक दिन इनको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मगर एक दिन मेरी इकलौती बच्ची मर गई। इसी गम में डूबा हुआ था सर। तब कैसे हो भाई? ठीक है साहब, बच्ची की शादी हो गई, पेट से है, 6 महीने हो गए और 3 महीने में मैं नाना बन जाऊंगा। उसका घरवाला भी नौकरी ढूंढ रहा है, मगर बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। सब किस्मत है। आपके बेटी के बारे में मालूम पड़ा, बहुत बुरा लगा। भगवान किसी को भी ऐसा दुख ना दे। आप हमसे कहते थे ना, बच्चा हो या बच्ची एक ही काफी है। मगर साहब हमारी एक बात सुन लीजिए, एक आंख आंख नहीं होती, एक बच्चा परिवार नहीं होता। आपको तो अब समझ में आ गया होगा। देश गरीबी, शौचालय, बस इसी में लगे रह गए। और एक बच्चा पैदा कर लीजिए। बच्चे तो भगवान के देन होते हैं। चलता हूं मालिक। इतनी सी बात से निराश हो गए? और क्या करूं सर, आप ही बता दीजिए। सबकी नजर में मैं किसी काम का नहीं था। ना लोगों को सुधार सका, ना एकलौती बेटी को बचा सका। मैं निराश ना हूं तो क्या करूं? मैंने बाल्य विवाहों को विरोध किया, गलत था। लड़कियों को पढ़ाने के बारे में बोला, यह मेरी गलती थी। आदाय बढ़ा के गरीबी को काबू में लाने के लिए बोला, क्या मैं गलत था? जगह जगह मलमूत्र का विसर्जन मत करो, शौचालय बनवा लो करके समझाया, क्या यह गलत है? लड़का या लड़की हो, घर में एक ही बच्चा काफी है।
अगर मैंने ये समझाया तो ये भी गलत है क्या? जब मेरी बेटी का देहांत हो गया, सब लोग मुझ पे हंसने लगे, जैसे मैंने ऑपरेशन करवा के बहुत बड़ी गलती की हो। गलत गलत कुछ भी नहीं है, इससे गलत करार देने वाले मूर्ख है। आपके बेटी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। ऐसी दुर्घटना किसी की जीवन में न घटना। एक बात बताओ, तुम दूसरे बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज तो मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ चुका है। नहीं सर, अब के हालात में मुझे और एक बच्चा नहीं चाहिए। मेरे देश की जनसंख्या समस्याओं के बारे में जानकारी होते हुए भी अगर मैंने एक और बच्चा की आशा की तो वो मेरे आदर्शों के खिलाफ है। निराश होना जायज है, मगर भरोसा खोना ये गलत है। देश और समाज के बारे में इतनी चिंता रखने वाले तुम जैसे लोग भरोसा खोना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम के बारे में तो आपने सुना होगा। उपग्रह उड़ाने की उनकी पहली कोशिश कामयाब नहीं हुई, बड़ा नुकसान हुआ, लोगों का बातें भी सहनी पड़ी, मगर उन्होंने हार नहीं माना। बड़ी एकाग्रता और मेहनत से काम करते रहे और अगली उड़ान कामयाब हुई। भारत को भी बड़ा नाम आया। अगर वो उस दिन हताश हो जाते तो कभी सोचा है हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो जाता था? लो ये किताब पढ़ो। विंग्स ऑफ फायर। हताश हुए कई सारे लोगों को ये किताब स्फूर्ति है। जिंदगी बहुत बड़ी है शिवू, मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती है, उसका सामना करना ही जिंदगी है। शिवू, लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, इसके बारे में मत सोचो। आप अपना काम करो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देखिए, ये शिवो की कहानी है। हम सबको हमारा हक चाहिए, मगर जिम्मेदारी लेने से हम कतराते हैं। देश को साफ रखना, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, शौचालय का इस्तेमाल करना, क्या ये सब हमारा जिम्मेदारी नहीं है? देश को स्वच्छ रखने का आंदोलन चल रहा है तो देश हमारा हक नहीं है? इसको साफ रखना हमारा जिम्मेदारी नहीं है? हम हमारा जिम्मेदारी कब समझेंगे? अभी भी वक्त है। चलो हम सब मिलके एक स्वतंत्र सेनानी का सपना पूरा करेंगे। मेरी आशा है स्वच्छ सुंदर भारत।